हेलो बेटा, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ नाइसा ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज हम बात करेंगे अबाउट द फिलिरियासिस एंड एस्केरियासिस के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं फिलिरियासिस के बारे में। सबसे पहले तो फिलिरियासिस, जिसे हम कहते हैं एलिफेंटियासिस, एंड सरल सी भाषा में उसे हम कहते हैं हाथी पांव। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता किससे, तो इट इज कॉज्ड बाय अ नीमेटोड फिलेरिया। ये फिलेरिया वर्म की मदद से होता है। ओके, उसके बाद इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय मॉस्किटो। अब जैसे मलेरिया में हमने देखा था दैट मॉस्किटो एक्ट एज अ वेक्टर फॉर द प्लाज्मोडियम, उसी तरह से गाइस फिलेरियासिस में भी मॉस्किटो एक्ट एज अ वेक्टर फॉर फिलेरिया वर्म। फिलेरिया वर्म मॉस्किटो के अंदर में प्रेजेंट रहता है, लेकिन जैसे ही वो मॉस्किटो हमें आकर काटता है वो फिलेरिया वर्म हमारे अंदर में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, उसके बाद फिलेरियासिस इज ऑफ थ्री टाइप। ये थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है लिम्फेटिक फिलेरियासिस, सबक्यूटेनियस फिलेरियासिस एंड एब्डोमिनल कैविटी फिलेरियासिस। गाइस, इनमें से लिम्फेटिक फिलेरियासिस जो होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, अब लिम्फेटिक फिलेरियासिस जो होता है बेटा वो किससे होता है, वो होता है वाउचेरिया ब्रैनकॉफ्टी से। ओके, उसके बाद सबक्यूटेनियस फिलेरियासिस ये किससे होता है, ये होता है लोवा लोवा से। उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी फिलेरियासिस ये किससे होता है, ये होता है मैंसोनेला स्पीसीज से। मैंसोनेला स्पीसीज से सबक्यूटेनियस फिलेरियासिस भी होता है। ये जो वाउचेरिया ब्रैनकॉफ्टी, लोवा लोवा या फिर मैंसोनेला स्पीसीज, ये फिलेरिया के टाइप्स है। ये फिलेरिया वर्म्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो साइंस और सिम्टम्स, सबसे पहली चीज तो एडिमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे बड़ा जो इसका साइन होता है वो होता है एडिमा। एडिमा मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वेलिंग, हाइपर स्वेलिंग जिसे हम कह सकते हैं। जिसमें होता क्या है कि आपने देखा होगा जो एक पैर हो जाता है, जिससे भी हाथी पांव होता है, उसका जो एक पैर रहता है वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है। वो होता कि वो उसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। उसके बाद वाउचेरिया ब्रैनकॉफ्टी अफेक्ट्स लेग्स, आर्म्स, ब्रेस्ट एंड स्क्रोटम। इन सारी चीजों को वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि एलिफेंटियासिस में कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद इन लिम्फेटिक फिलेरियासिस वर्म इन्फेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम एंड कॉजेस एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फेटिक वेसल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, यहां पर हो क्या रहा है कि लिम्फेटिक फिलेरियासिस में होता क्या, जो मोस्ट कॉमन है, वर्म क्या करता है, इन्फेक्ट करता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तब हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फ। लिम्फ क्या है, इट इज अ कलरलेस फ्लूइड व्हिच इज विदाउट आरबीसी। और लिम्फ क्या करता है, हमारे अंदर में एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। तो यही लिम्फेटिक सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। तो ये लिम्फेटिक नोड के अंदर में ये फिलेरिया का जो वर्म रहता है दोस्तों, ये कुंडली मारकर बैठ जाता है। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कैसे करता है वो। तो एंड इट कॉजेज एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स एंड नोड, दैट इज एलिफेंटियासिस। तो अभी देखो, अभी हम क्या करते हैं, मैं यहां पर आपको एक नॉर्मल डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर समझ लीजिए कि ये है क्या, आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज। ओके, तो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है। एंड नाउ गाइस व्हाट हैपेंस कि दीज लिम्फेटिक कैपिलरीज जॉइंस एंड रीजॉइंस टू फॉर्म लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, हम यहां पर दो वेसल्स बना लेते हैं। ये दो कैपिलरीज ने जुड़कर एक वेसल बना ली, इधर पे दो कैपिलरीज ने जुड़कर एक वेसल्स बना ली। ठीक है, अब ये जो लिम्फेटिक वेसल्स रहते हैं गाइस, जब ये जुड़ते हैं तो यहां पर होता क्या है कि ये दोनों जुड़ने के टाइम पर बनता है यहां पर एक लिम्फ नोड। ये एक सर्कुलर नोड की तरह दिखाई देगा आपको, एक छोटा सा जो नोड की तरह दिखाई देता है, ये कुछ इस तरीके से, इसे हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक नोड। तो अब ये है क्या, आपके लिम्फेटिक कैपिलरी, ये है क्या, आपके लिम्फेटिक वेसल्स, और ये होता है क्या, आपका लिम्फेटिक नोड। तो ये जो फिलेरिया का वर्म रहता है दोस्तों, मेरे बच्चों, ये इसके अंदर में कुंडली मारकर ऐसे बैठ जाता है। तो जब मैं, मुझे एक बात बताइए कि अगर आप कोई बलून के अंदर पानी भर रहे हो, और अगर आपने क्या कर लिया कि उस बलून को एक तरफ से दबाकर रख दिया, तो क्या उसके नीचे वाले साइड में पानी जा पाएगा क्या बराबर, नहीं, ऊपर में ही पानी भरते जाएगा। तो सेम चीज यहां पर होती है। अब ये फिलेरिया का वर्म यहां पे बैठ गया है, ये वर्म हो गया। ठीक है, तो होगा क्या कि यहां से जितना भी लिम्फ फ्लूइड बहेगा वो यहीं पे रहेगा, इसके आगे बढ़ पाएगा क्या, नहीं। इसके आगे जब वो नहीं बढ़ पाएगा तो यहाँ की चीजें जो रहेगी वो फूलते जाएगी, क्योंकि इसमें लिम्फ भरते ही जाए। लिम्फ तो फ्लो होते रहेंगे आपके बॉडी में, तो लिम्फ फ्लो हो रहा है लेकिन वो इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो यही के यही क्या होते जाएगा, भरते जाएगा, और ये लिम्फेटिक वेसल्स स्वॉल होते जाएंगे, फूलते जाएंगे, मोटे होते जाएंगे। और ये लिम्फेटिक वेसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके बॉडी के अंदर में। फॉर एग्जाम्पल आपके लेग में प्रेजेंट है, तो ये लिम्फेटिक वेसल अगर मोटे हो गए तो आपका लेग भी मोटा होगा, धीरे धीरे मोटा होते जाएगा। इस तरह से होता क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड नोड। यही रीजन होता है गाइस इस
फिलेरियासिस में एलिफेंट जो हम कहते हैं हाथी पाँव होने का, हाथी पाँव उसे क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो पैर रहता है वो हाथी की तरह मोटा हो जाता है। और रीजन क्या है? क्योंकि ये फिलेरिया का वर्म इस लिम्फ नोड के अंदर में कुंडली मारकर बैठ जाता है, जिससे होता है कि लिम्फ आगे नहीं बह पाता और लिम्फ वेसल के अंदर में वो भरते जाता है और लिम्फ वेसल मोटे मोटे होते जाते हैं। ओके, उसके बाद लिम्फोएडिमा, लिम्फो मींस लिम्फेटिक सिस्टम, एडिमा मींस हाइपर स्वेलिंग। तो लिम्फेटिक वेसल्स में क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। और एक समय के बाद में क्या होता है कि ये जो लिम्फ यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल के अंदर में भर गया है, ये बाहर निकलकर आपके टिश्यूज में भरना शुरू हो जाता है, जिससे होता है क्या है? और स्वेलिंग होती है। और फिर ये जो प्रॉब्लम होती है ये पैर में भी हो जाती है, स्क्रोटम में भी हो जाती है, और फिर ये धीरे धीरे ऊपर तक बढ़ते जाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है एकदम सीवियर कंडीशन में कि आपको एलिफेंटियासिस पूरे बॉडी में नजर आ सकता है। तो यही सारी प्रॉब्लम्स होती है किसमें गाइस? फिलेरियासिस में। अभी हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में और फिर हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन, कंट्रोल्स एंड ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो अभी बेटा बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन और लाइफ साइकिल ऑफ फिलेरिया वर्म की। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, लाइफ साइकिल ऑफ फिलेरिया वर्म जो रहती है वो भी 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। इसमें पहला प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग और दूसरा होस्ट कौन होता है? मॉस्किटो। अब यहाँ पर जैसे ही जो मॉस्किटो काटता है, अब कौन सा मॉस्किटो काटता है? फीमेल मॉस्किटो तो काटता है, लेकिन स्पीसीज क्या है उसकी? वो होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे बच्चों कि यहां पर जो मॉस्किटो काटेगा वो रहेगा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। मलेरिया में फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो काटता है, ठीक है। एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस में फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो काटता है। और वही अगर हम बात करते हैं डेंगू में, तो डेंगू में एडिस मॉस्किटो काटते हैं। इस चीज को ध्यान करना, अपने कॉपी में नोट करके रख दो। ओके, अब जैसे ही कोई फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो काटेगी, क्या होगा कि उसके अंदर में लार्वल स्टेज होती है, L3 लार्वल स्टेज, L1, L2 और L3, ये 3 लार्वल स्टेज होती है इस माइक्रोफिलेरिया वर्म की, जिसमें से L1, 2 और 3 ये डेवलप हो जाते हैं किसमें? मॉस्किटो में। अब इसके 5 स्टेजेस होते हैं, जिसमें से L4 और L5 को डेवलप करने के लिए इस L3 वर्म को हमारे अंदर में आना पड़ता है। तो उसको हमारे अंदर में लेकर आने का काम कौन करता है? ये मॉस्किटो, जिसे हम कहते हैं फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जैसे ही काटती है, उसके अंदर में प्रेजेंट L3 लार्वा हमारे अंदर में आ जाता है। सो एज द मॉस्किटो बाइट, L3 लार्वा एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अब क्या होगा? Now this L3 larva enters the lymphatic system and molds 2 more stages. अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ध्यान देना। लार्वा के 5 स्टेजेस है, 3 स्टेजेस कहां डेवलप हुए? मॉस्किटो में। 2 स्टेज को डेवलप करने के लिए उसे ह्यूमन की जरूरत पड़ती है, और ये दोनों स्टेज किसमें डेवलप होते हैं? हमारे अंदर में, विच इज L4 एंड L5 स्टेज, ठीक है। अब ये दोनों स्टेज को कंप्लीट करने के लिए उसे अप्रोक्सीमेटली 15 मंथ्स, मतलब 1 साल के ऊपर का टाइम लग जाता है अपने आप को L3 से L4 और L5 में कन्वर्ट करने के लिए, जहां पर वो क्या करता है हमारे अंदर में? मोल्टिंग मतलब क्या? जैसे आपने सांप को देखा होगा, सांप क्या करता है? अपनी केचुली छोड़ता है, अपनी खाल को निकालता है, देखा होगा आपने सांप को। तो उसी तरह सेम चीज यहां पर ये L3 लार्वा करता है। वो क्या करता है? अपनी मोल्टिंग करता है, जिससे वो L4 में कन्वर्ट हो जाता है और L4 से L5 में। अब उसे हम क्या कहते हैं? L5 स्टेज वाले लार्वा को अडल्ट लार्वल स्टेज, ओके, या फिर इसे अडल्ट लार्वा भी कहा जाता है। अब ये अडल्ट लार्वा जहां पर आपको मेल और फीमेल दोनों मिल जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, ये दोनों मेल और फीमेल क्या करेंगे दोस्तों? मेटिंग करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो क्या करेंगे? वो मिलियंस ऑफ माइक्रोफिलेरिया को पैदा करेंगे। माइक्रोफिलेरिया मतलब इमेच्योर लार्वास को पैदा करते हैं, और ये इमेच्योर लार्वास क्या करते हैं? फिर माइग्रेट करते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे लिम्फेटिक वेसल्स, हमारे लिम्फेटिक नोड्स में, और वहां पर क्या होता है आगे देखते हैं। सो यहां पर जैसे ही मेल और फीमेल अडल्ट लार्वा बन गए, मोल्टिंग करके होगा क्या? मेटिंग टेक्स प्लेस एंड मेनी माइक्रोफिलेरियाज आर बोर्न व्हिच आर शीटेड। अब ये माइक्रोफिलेरियाज जो बनते हैं ये शीटेड रहते हैं। शीटेड मतलब क्या? कि इनके ऊपर में कोटिंग रहेंगी, कवरिंग रहेंगी एक शीट की, जो क्या करती है? उन्हें प्रोटेक्ट करती है हमारे बॉडी के एनवायरमेंट से, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से, ठीक है। फिर ये जब माइक्रोफिलेरिया बन गए, क्या होता है? दीज माइक्रोफिलेरिया माइग्रेट टुवर्ड्स द लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, जिसे डायग्नोस्टिक स्टेज भी कहा जाता है। L3 जब एंटर करता है तो उसे हम कहते हैं इन्फेक्टिव स्टेज। ये वाली होती है इन्फेक्टिव स्टेज, जब L3 एंटर करता है। और जब ये माइक्रोफिलेरिया हमारे ब्लड वेसल्स, हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में माइग्रेट करता है तो उसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक स्टेज। ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज बेटा होता क्या है ना, कि ये जो माइक्रोफिलेरिया होता है इसकी बहुत बढ़िया खासियत होती है। वो खासियत क्या है इसकी? कि ये दिन के टाइम में हमारे ऐसे ब्लड वेसल्स में रहेगा जो हमारे बॉडी के बहुत अंदर में प्रेजेंट रहते हैं, बट वही ये रात के टाइम पर हमारे ऐसे ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे जो सुपरफिशियली लोकेटेड, मतलब हमारे स्किन के सरफेस पे लोकेटेड रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मच्छर काटता है, मच्छर मोस्टली रात के
के टाइम पे हमें परेशान करते हैं, रात के टाइम पे काटते हैं। दिन के टाइम पे तो हम बिजी रहते हैं, स्कूल कॉलेज में रहते हैं, हमें कोई मच्छर काटता नहीं है वो टाइम पर। तो रात के टाइम पे जब ये मच्छर काटेगा तो मच्छर हमारे स्किन पे काटेंगे, जहां पर सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स रहते हैं, जहां पर ब्लड वेसल ऊपर में लोकेटेड है। और ये माइक्रोफिलेरिया भी ऊपर के ब्लड वेसल्स में ही घूमते रहते हैं एट द नाइट टाइम। तो जैसे ही मच्छर हमें काटेगा वो ब्लड को सक करने के साथ साथ में इन माइक्रोफिलेरियास को भी सक कर लेगा, जो ऊपर में क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। इसीलिए ये माइक्रोफिलेरिया रात के टाइम पे हमारे सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं। ओके, फिर क्या होगा, दीज माइक्रोफिलेरिया आर टेकन अप बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब ये माइक्रोफिलेरिया किसके अंदर में चले जाते हैं, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो किसमें होती है गाइस, सेकेंडरी होस्ट विच इज मॉस्किटो। तो चलो देखते हैं, बात करते हैं सेकेंडरी होस्ट जो होता है मॉस्किटो का। मॉस्किटो ने क्या किया है, मॉस्किटो ने माइक्रोफिलेरिया को अपने अंदर में इंजेस्ट कर लिया है वाया द ब्लड मिल्क। अब क्या होगा कि ये जो माइक्रोफिलेरिया रहेगा ये मॉस्किटो के मिडगट में जाकर पेनिट्रेट करेगा और उसके थोरेसिक मसल्स में चले जाएगा। और थोरेसिक मसल्स में जाकर ये माइक्रोफिलेरिया क्या करेगा, उसके पास में जो शीट थी, उसके पास में जो शीटेड कोटिंग थी वो निकल जाएगी बाहर। और वो निकलने के बाद में होगा क्या कि ये जो माइक्रोफिलेरिया रहेगा वो अपने इमेच्योर लार्वा से कन्वर्ट हो जाएगा लार्वल स्टेज में। लार्वल स्टेज कितनी होती है मॉस्किटो के अंदर में, हमने पहले ही पढ़ा था 3 लार्वल स्टेज विच इज L1, L2 एंड L3। तो जैसे ही ये माइक्रोफिलेरिया मॉस्किटो के मिडगट में पहुंच जाएगा वो अपनी शीट को बाहर निकालेगा, अपनी शीट को हटा देगा और वो लार्वा अपने आप को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा 3 लार्वल स्टेज विच इज L1, L2 एंड L3। और ये L1 से L2 और L2 से L3 में कैसे डेवलप हुआ, मोल्टिंग से। इस चीज को ध्यान रखना, मोल्टिंग को इक्डाइसिस भी कहा जाता है प्लीज। ओके, अब उसके बाद जैसे ही ये L1, L2 और L3 मोल्ट हो गए एट द मिडगट और द थोरेसिक मसल्स ऑफ द मॉस्किटो, हो गया क्या कि ये जो L3 लार्वल फॉर्म जो बन गया है अब वो माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द हेड एंड द प्रोबोसिस ऑफ द मॉस्किटो। विच मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, सो ये L3 लार्वा अब माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स द प्रोबोसिस एंड द हेड ऑफ द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब क्या होगा कि जैसे ही ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो किसी और पर्सन को काटेगी तो ये L3 लार्वा जो इसके हेड और प्रोबोसिस रीजन में प्रेजेंट है वो फिर से किसी पर्सन के अंदर में एंटर हो जाएगा एंड द सेम स्टेज विल कंटिन्यू जो हमने यहां से पढ़ी थी। सो यही होता है गाइस क्या, लाइफ साइकिल एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फिलेरियासिस, जिसे हम कहते हैं एलिफेंटियासिस। अभी बेटा बात करते हैं इसके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में जो मेडिकेशन दिया जाता है वो होता है डाइइथाइल कार्बामाइजिन साइट्रेट। डाइइथाइल कार्बामाइजिन साइट्रेट ये फिलेरियासिस वाले पेशेंट को दिया जाता है, इंक्लूडिंग द पर्सन हु हैव लिम्फेटिक फिलेरियासिस आल्सो। उसके बाद इसे दिया कैसे जाता है, तो सबसे पहले तो जब स्टार्टिंग के 3 वीक्स होते हैं तो 3 वीक मतलब हर एक हफ्ते में सिर्फ उसे 2 बार लेनी पड़ती है, मतलब 3 हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 6 बार ये मेडिकेशन उसे लेनी पड़ती है। एक बार ये 3 वीक्स का कोर्स हो गया, उसके बाद क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो 6 मंथ रहेंगे, नेक्स्ट 6 मंथ्स में हर हफ्ते 5 बार ये मेडिकेशन लेनी पड़ती है। मतलब फर्स्ट 3 वीक्स में 6 टाइम, मतलब एक वीक में 2 बार ऐसे 3 वीक्स के लिए लेना पड़ता है, ठीक है। और वही जब ये कोर्स खत्म हो जाए तो उसके बाद में 5 डेज पर वीक फॉर 6 मंथ्स, कुछ इस तरीके से इसका कोर्स दिया जाता है। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये मेडिकेशन दिया जाता है। बाद हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया जो चीज क्या की जा सकती है वो है अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड इंसेक्ट रिपेलेंट। मतलब अपने आप को बचाओ मॉस्किटो की बाइट से या फिर इंसेक्ट रिपेलेंट को यूज करना चाहिए रात को सोने के टाइम पर। ओके, उसके बाद इरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटो। इरेडिकेशन मतलब क्या, टोटली डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्किटो, पूरी तरह से मॉस्किटो को डिस्ट्रॉय कर देना। कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, अभी गाइस आप सभी को पता है कि जो मॉस्किटो रहते हैं सबसे पहले उसके लार्वा लेते हैं। लार्वा कहां पर होते हैं, वो पानी के अंदर स्टैग्नेट वाटर, मतलब जो पानी ठहरा हुआ है उसके अंदर में लार्वा बनते हैं। तो लार्वा कहां पर बनते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा जो कूलर के पानी की टंकी होती है उसके अंदर में लार्वा बनते हैं, या फिर अगर कहीं पर रुका हुआ पानी उसके अंदर में लार्वा बनते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उसके अंदर में सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ केरोसिन डाल दो। मॉस्किटो के लार्वा को सांस लेने के लिए जगह नहीं मिलेगी, केरोसिन जो ऑयल है वो पानी के ऊपर में ही तैरेगा, जिससे जो मॉस्किटो का लार्वा लेगा वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर सकते हो। फिर मॉस्किटो का लार्वा अगर मर गया तो वो मॉस्किटो में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, मॉस्किटो में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा तो वो हमें काट नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। सो इरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटो इज एसेंशियल फॉर द फिलेरियासिस। ओके, सो यही था गाइस इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो चीज हम देखेंगे वो रहेगा अबाउट द एस्केरियासिस के बारे में। तब तक थैंक यू सो मच,
प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।